नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 अगस्त 2020। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने से संबंधित। ये आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का सिविल एविएशन सेक्टर से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित है। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हमारा जो पार्ट बाकी है उसको प्रोबेबली हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस पॉलिसी के एनालिसिस और सजेशंस से संबंधित आर्टिकल्स आना पब्लिश हो गए हैं। तो इस आर्टिकल में कुछ सजेशंस हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की इकोनॉमी के रिवाइवल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। किसने लिखा है ये आर्टिकल? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और परवीन चक्रवर्ती ने ये आर्टिकल मिल के लिखा है। क्या कंटेस्ट है? देखो, जब से कोविड-19 आया है तब से इकोनॉमिस्ट के बीच डिस्कशन चल रही है कि इस महामारी का ग्लोबल इकोनॉमी पर असर क्या होगा। देखो, इकोनॉमिस्ट के बीच एक बात को लेकर तो सहमति है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये साल सबसे ज्यादा बुरे सालों में से एक होने वाला है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफी खराब हो गई है। पिछले कई दशकों में यह पहली बार होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय श्रिंक होगी। देखो, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए यह बहुत ज्यादा असामान्य बात है, क्योंकि नाम में ही डेवलपिंग है, मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इकोनॉमी का श्रिंक कर जाना यह काफी ज्यादा असामान्य बात है। बात सिर्फ देखो जीडीपी के नंबर्स की नहीं है, बात यह भी है हमने पिछले कितने सालों से मेहनत की है, करोड़ों लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी इस महामारी के कारण। इकोनॉमी के श्रिंक होने की वजह से हमारी जो कैपेबिलिटी है वो देखो काफी कम हो जाएगी, मतलब हमारे पास कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद होंगे गरीब लोगों को खिलाने के लिए, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, गरीब लोगों के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो मतलब इस महामारी का जो असर है गरीब लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। वैसे सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट का कम करना। गवर्नमेंट ने सोचा था अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट हम कम करेंगे तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास ज्यादा पैसे होंगे, मतलब उनके पास पैसों की बचत होगी और वो इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब्स जनरेट होंगी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, डिमांड जनरेट होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का फोकस लोकल पर भी काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में लोग ज्यादातर इंडिया का ही सामान परचेज करें। इस वजह से दूसरे देशों से जो इंपोर्ट होता है उस पर भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। इसे कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। राइटर ये कहते हैं देखो, इससे बहुत सालों का जो इकोनॉमिक गेन है वो भी, उसका भी नुकसान हो जाएगा अगर हम इस प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट करेंगे। इससे फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा भी मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए सरकार ने काफी स्टेप्स लिए हैं, जैसे बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन हुआ है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को काफी कम किया है, एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। सरकार ने देखो स्टेप्स तो काफी लिए हैं, बट ये स्टेप्स कारगर नहीं हैं देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए। इसके बाद देखो राइटर एक कंसेप्ट देते हैं। राइटर कहते हैं देश की इकोनॉमी देखो तब पटरी पर आएगी जब विभिन्न स्टेक होल्डर्स में एक विश्वास जगेगा, जनता में विश्वास जगेगा कि अगर हम बाहर जाके परचेजिंग करेंगे, काम करेंगे, तो हमारी हेल्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मार्च से पहले हजारों की संख्या में या फिर इवन लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, खास करके मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के एरियाज में। बट देखो, जैसे ही ये महामारी आई, 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो इन एरियाज को छोड़ चुके हैं, अपने होम स्टेट में जा चुके हैं, जबकि इन एरियाज की इकोनॉमी मेनली स्टूडेंट्स पर ही डिपेंडेंट थी। आप छोटा छोटा एग्जांपल ले लीजिए, उस एरियाज में जो चाय वाले थे या फिर बैठ के जो न्यूज़पेपर बेचते थे, उनका काम अब ऑलमोस्ट ठप है। ये देखो एक छोटा सा लोकलाइज्ड एग्जांपल है कि सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को
ये लगता है कि अब उनकी हेल्थ सुरक्षित नहीं है इन एरियाज में, वो छोड़ चुके हैं इन एरियाज को, या फिर जो हैं वो भी ज़्यादातर अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, तो इन एरियाज की इकोनॉमी प्रभावित हुई। उसी प्रकार से पूरे भारत में बहुत से लोगों को ये लगता है कि अभी फिलहाल इस सिचुएशन में, महामारी की सिचुएशन में घर में ही रहेंगे तो ठीक है, तो सिर्फ वो देखो जरूरी सामान खरीदते हैं, अदरवाइज महामारी नहीं होती तो ऐसे लोग यूजली बाहर जाते हैं तो खर्चा करते हैं, मॉल्स में जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत सारी परचेजिंग करते हैं। लेकिन ये सब चीजें वो अब नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं कर रहे हैं। अगर देखो वो ये सब चीजें नहीं करेंगे तो हर एक इकोनॉमी एक्टिविटी प्रभावित होगी ना। सिनेमा हॉल्स नहीं भरेंगे, मॉल्स नहीं भरेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर वीक रहेगा, कपड़ों की खरीदारी नहीं होगी। अगर ये सब खरीदारी होगी ही नहीं तो कंपनीज प्रोड्यूस क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, डिमांड अगर होगी नहीं तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो लोगों को नौकरियों से निकालना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के पॉइंट जो मेन बनता है वो यही बनता है, लोगों का विश्वास होना जरूरी है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, घर से सेफली बाहर निकल के हम खरीदारी कर सकते हैं, ये विश्वास जगाना जरूरी है। इसके बाद देखो राइटर कहते हैं ना सिर्फ जनता में विश्वास जगाना जरूरी है बट इकोनॉमी में दूसरे स्टेक होल्डर्स जैसे एंटरप्रेन्योर्स वो भी कॉन्फिडेंट महसूस करें कि हम अभी फिलहाल की सिचुएशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी हमें इंश्योर करना जरूरी है। इसके लिए भी सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए। हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी कॉन्फिडेंट महसूस करें। इसके साथ साथ बैंकर्स में भी विश्वास जगाना जरूरी है कि वो बिना डर के लोन दे सकते हैं। आप डरिए मत कि फिलहाल की सिचुएशन में अगर आप लोन दोगे तो वो डूब जाएगा और आपकी जो एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल IMF, वर्ल्ड बैंक, इनमें भी विश्वास जगाना जरूरी है कि आप इंडिया को फंडिंग दे सकते हो, आपका जो पैसा है, आपका जो लोन है वो डूबेगा नहीं अगर आप इंडिया को लोन देते हो। इसके अलावा सोवरेन रेटिंग एजेंसीज, इनमें भी विश्वास जगाना जरूरी है कि भैया इंडिया में एबिलिटी है, इंडिया फिलहाल की इकोनॉमिक सिचुएशन से उबर सकता है, तो आप अभी हमारी जो रेटिंग्स हैं वो डाउनग्रेड मत कीजिए। तो इन सभी स्टेक होल्डर्स में विश्वास जगाना जरूरी है। अब देखो बात करें कि जनता में विश्वास कैसे जगेगा, उसके लिए तो सरकार काम कर ही रही है। सरकार कोविड-19 के फ्रंट पर लड़ रही है और वैक्सीन भी जल्द ही आ जाएंगी, बट हम इंतजार नहीं कर सकते कि कब वैक्सीन आएंगी, कब इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, कब जनता का विश्वास जगेगा। नहीं, अभी देखो राइटर सॉल्यूशन ये देते हैं कि आप पैसा दे दो जनता को, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आप जब गरीब लोगों को करोगे, उनके पास हाथ में पैसा आएगा, वो मार्केट में जाने के लिए खर्च करेंगे और वही साइकिल दोबारा से लगाइए। अगर जनता पैसा खर्च करेगी जो उन्होंने, सरकार ने डायरेक्टली उनके खातों में डाला है, तो डिमांड जनरेट होगी तो विभिन्न कंपनीज प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगी तो ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो उनके हाथों में इनकम आएगी और वो फिर से खर्च करेंगे, तो ये साइकिल चल पड़ेगा, इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ जाएगी। सरकार को डर ये लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए अगर हमने गरीब लोगों के खातों में पैसा डाल दिया तो फिर वो मार्केट में निकले ही ना काम करने के लिए, तो इंडस्ट्रीज के सामने संकट पैदा हो जाएगा लेबर का। ये डर लगता है सरकार को, भाई पैसे देंगे तो वो काम करने के लिए आएंगे ही नहीं, फिर इंडस्ट्रीज में तो फिर काम करने के लिए नहीं आएंगी, तो इंडस्ट्रीज में लेबर कहां से मिलेगी उनको, इंडस्ट्री वालों को। बट राइटर कहते हैं ये डर जो है सरकार का, ये जायज नहीं है, क्योंकि यूएसए ने पैसा दिया अपनी वर्कर्स को और फिर भी वो काम करने के लिए निकले। ऐसा कोई डिफिकल्टी यूएसए में सामने नहीं आई कि जनता को डायरेक्टली पैसा मिलने के बाद उन्होंने काम पे आने में छोड़ दिया हो। हाँ, डायरेक्टली उनको पैसा मिलेगा तो इस महामारी से निपटने में उनको एक शक्ति मिलेगी, वो निपट पाएंगे इस महामारी से। वैसे देखो इंडिया शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसने कोविड-19 के क्राइसिस में डायरेक्टली जनता के खाते में पैसा नहीं डाला है। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक देश ने इस महामारी से निपटने के लिए अपनी जनता के बैंक अकाउंट्स में पैसा डाला है, कैश ट्रांसफर किया है। बट एक क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि अगर सरकार इतना सारा पैसा डालेगी जनता के खातों में तो सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? ये एक बड़ी चुनौती है।
इसके लिए राइटर सजेस्ट करते हैं कि आप लोन लीजिए, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन में टैक्स रेवेन्यू तो सरकार को इतना प्राप्त हो नहीं रहा है, काफ़ी कम टैक्स प्राप्त होगा इस साल सरकार को। तो सरकार को लोन ले लेना चाहिए आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। और देखो, वैसे इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। इंडिया ने जब भी लोन लिया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, इंडिया ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, हमेशा उस पैसे को वापस लौटाया है, टाइमली रीपेमेंट की है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने लोन लौटाया है। तो मतलब इंडिया एक आइडियल बोरोअर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो लोन देते हैं। पाकिस्तान जैसे देशों की तरह नहीं है इंडिया, जो बार बार अपनी रीपेमेंट नहीं देता है या फिर इन इंस्टीट्यूशन से गुहार लगाता रहता है कि आप हमारा लोन माफ कर दीजिए। नहीं। इसके बाद देखो, राइटर ये भी बोलते हैं, वैसे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से कर्ज लेने के लिए इंडिया एक आइडियल बोरोअर है, फिर भी हम हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स, आरबीआई, वेरियस रेगुलेटर्स, इनको स्मूथली काम करने दें, इनको ऑटोनमी दें, ताकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो भरोसा है हमारे देश की इकोनॉमी में वो और ज़्यादा जगे। बट देखो, ऐसा करने के बावजूद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से हमें इतना पैसा भी नहीं मिलेगा कि हमारा काम चल जाएगा। पैसों की आवश्यकता तो फिर भी हमें होगी। तो इसके लिए राइटर सजेस्ट ये कहते हैं, पहले जैसे देखो डेफिसिट का मोनेटाइजेशन होता था, उसी प्रकार से पैसों की प्रिंटिंग की जा सकती है आरबीआई के द्वारा। बट देखो, ये स्टेप सरकार तभी ले जब बाकी सारे जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू को इकट्ठा करने के, वो खत्म हो जाएं। अंतिम स्टेप के तौर पर सरकार ये स्टेप ले कि पैसों को प्रिंट किया जाए, क्योंकि देखो, किसी भी देश की सरकार जब पैसों को प्रिंट करती है तो इकोनॉमी जो है उसमें डिसरप्शन आता है। कल को तो देखो, इस प्रकार से सरकारें पैसा प्रिंट करने लग जाएंगी, जब भी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है देश की इकोनॉमी से वो उठ जाएगा, सोवरिन रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग्स घटा देंगी। तो ये जो स्टेप है वो तो सरकार बिल्कुल तब ले जब सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो खत्म हो जाएं। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, ये सारे स्टेप्स सरकार को लेने होंगे देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए। जनता में कॉन्फिडेंस को रिस्टोर किया जाए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की सहायता से हमारे इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो स्मूथली काम कर सकें। बैंकों का भी कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, अगर कैपिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो सरकार कैपिटलाइजेशन करे। अगर बैंकों के पास पैसा होगा, बैंकों में कॉन्फिडेंस होगा, तो वो बिजनेसमैन को ज़्यादा लोन देंगे। और बिजनेसमैन को देखो चाहिए क्या, उनको पैसा मिल रहा है बैंक से और जनता का अगर विश्वास है, बाहर निकल के वो सामान खरीदेंगे, यही तो बिजनेसमैन चाहता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की आवश्यकता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को री-इस्टैब्लिश करके, ताकि हमें फंडिंग असिस्टेंस मिले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, कैसे हम देश की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिविल एविएशन सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस महामारी की वजह से इकोनॉमी के वो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें से एक है सिविल एविएशन सेक्टर। कुछ महीनों के लिए तो सरकार ने फ्लाइट्स पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। डोमेस्टिक ट्रैवल अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ ही सिटीज़ के बीच, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी बिल्कुल अभी नाम मात्र का होता है। तो ऐसी सिचुएशन में विभिन्न एयरलाइंस के सामने एक जो ऑप्शन इमर्ज होकर आ रहा है वो ये है, या तो एयरलाइंस को बेच दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। क्योंकि देखो, इवन ट्रैवल स्टार्ट होने के बावजूद मार्च से पहले जितनी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे थे उतनी संख्या में नहीं अभी ट्रैवल कर रहे हैं, और उतनी ही एसेट्स के साथ रेवेन्यू अब एयरलाइंस को कम जनरेट होगा। एक नॉर्मल सा आप एग्जांपल लीजिए। देखो, अब हेल्थ सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा एयरलाइंस का, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स भी अपनाने होंगे। अब ज़्यादा स्टैंडर्ड्स अगर अपनाएंगे तो एयरपोर्ट पे ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगेगा तो मतलब एयरलाइंस जो प्लेन्स हैं वो कम उड़ान भर सकेंगे।
सोच के देखिए, एम्प्लॉयज पहले की तरह उतने ही हैं और प्लेन्स भी उतने ही हैं, लेकिन अगर एक प्लेन पहले 10 चक्कर लगाता था एक दिन में, तो आज के समय में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के कारण वो सिर्फ 5 चक्कर लगा पा रहा है। तो एसेट्स आपके पास उतनी ही हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। समझ गए? मतलब लोग भी कम ट्रैवल करेंगे और उससे भी ज्यादा जितनी आपके पास एसेट्स हैं उसका भी कम यूटिलाइजेशन होगा। और इसका नतीजा जैसा हमने डिस्कस किया, ज्यादातर एयरलाइंस ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोचेंगी। अभी काफी इसके कंसिक्वेंसेस दिखने स्टार्ट भी हो गए हैं, जैसे पायलट्स को फोर्स्ड लीव पर भेजना स्टार्ट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू किया जा रहा है, जो प्लेन्स हैं उनकी संख्या भी कम कर दी गई हैं। पहले लीज पे लिया करती थी ये एयरलाइंस प्लेन्स, लेकिन अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को उनके द्वारा रिन्यू किया जा रहा है। राइटर सॉल्यूशन ये बताते हैं, देखो 2 चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो इनोवेशन। पिछले 50 सालों में सिविल एविएशन सेक्टर में इनोवेशन नहीं आई है। अब आप देखो, इसे इनोवेशन नहीं कह सकते। आपने सीट के पास चार्जिंग पॉइंट लगा दिया या फिर ऐसे कियोस्क आपने वहां पे लगा दिए कि आप अपना बोर्डिंग पास खुद से जनरेट कर सकते हो। ये इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन आनी चाहिए पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस में, उनकी सीट कंफर्टेबल हो। वैसे देखो, सीट कंफर्टेबल होने के बजाय जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जैसे गो इंडिगो जैसी फ्लाइट्स हैं, बल्कि ये सीट्स को और ज़्यादा श्रिंक कर देती हैं ताकि और ज़्यादा पैसेंजर्स को एक फ्लाइट में ट्रैवल करवाए जा सके। समझ गए? तो पैर भी मुश्किल से आते हैं। और उससे भी ज़्यादा देखो, फ्लाइट से पहले 2 घंटे या फिर 3 घंटे पहले बुलाया जाता है पैसेंजर्स को। सिक्योरिटी प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है और ये सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और भी ज़्यादा कड़े हो गए 9/11 के बाद। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तो उसके बाद ये सिक्योरिटी मेजर्स और भी ज़्यादा कड़े हो गए। लेकिन पैसेंजर्स आमतौर पर शिकायत देखो इसलिए नहीं करते क्योंकि दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं जैसे रेल ट्रांसपोर्ट या फिर रोड ट्रांसपोर्ट, उनसे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब रेल से लगता है 18 घंटे, प्लेन से लगता है 1 घंटा। उसके आगे पीछे का टाइम भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए एयरपोर्ट पे आप 2 घंटे या फिर 3 घंटे पहले आए और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बावजूद 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो भी देखो 18 घंटे के से कंपेयर करें तो ये कम ही है ना। तो इसलिए आमतौर पर पैसेंजर्स इतना शिकायत करते नहीं हैं। और कई बार हमारे देश में की पर्टिकुलरली हम बात करें, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो पैसेंजर्स हैं वो इतनी शिकायत करते नहीं हैं। बट देखो अब क्या होगा, बल्कि और ज़्यादा टाइम लगेगा एयरपोर्ट्स पर और कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। मतलब फ्लाइट्स की जो टिकट है पहले जितनी तो एटलीस्ट नहीं मिलेगी। वो बात अलग है, सरकार ने कर्ब लगाया है कि आप इससे ज़्यादा महंगी टिकट अभी फिलहाल की सिचुएशन में फ्लाइट की नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी टिकट्स पहले की अपेक्षाकृत महंगी मिलेंगी। तो बहुत सारे लोग फिर दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं उनको प्रेफर करेंगे और इससे एयरलाइंस को और ज़्यादा लॉस होगा। तो अभी आवश्यकता यह है, आप इनोवेशन लेके आओ। आप ऐसी इनोवेशन लेके आओ कि एयरपोर्ट पर कम से कम टाइम लगे पैसेंजर्स को फ्लाइट्स बोर्ड करने में। आप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी इनोवेशन आप लेके आओगे और इसके अलावा जो ट्रैवल है आप पैसेंजर्स का उसे और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाओगे। इसके अलावा प्राइसिंग मेथडोलॉजीज को आप और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करोगे, तब जाके एयरलाइंस जो हैं बच सकती हैं। अदरवाइज एयरलाइंस की जो सिचुएशन है वो खराब ही रहेगी फ्यूचर में। इसके अलावा देखो, एक दूसरा सॉल्यूशन राइटर ये बताते हैं, जीरो बेस्ड अप्रोच। क्या है ये जीरो बेस्ड अप्रोच? हमारे सिलेबस में बजटिंग एक टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो, बजटिंग की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कैसी होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल कितना खर्च किया था उसी से संबंधित खर्च को अगले साल भी डाल दिया जाता है। मान लीजिए कोई पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, पिछले साल उस ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च किया था 1 करोड़ रुपए, और अगले साल की सिचुएशन देखेंगे बजटिंग में कि इस साल क्या कुछ नया होने वाला है, उसी से संबंधित जो ये एक्सपेंडिचर है इसका प्रोविजन कर दिया जाएगा कि इस साल थोड़ा हम सैलरीज इंक्रीज करेंगे तो इस साल एक्सपेंडिचर 1 करोड़ के बजाय 1 करोड़ 20 लाख हो सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत
जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, हर साल जीरो से स्टार्ट किया जाता है, फिर से एक एक ऑपरेशन को देखा जाता है कि इस पे इतना खर्च होगा, इस ऑपरेशन पे इतना खर्च होगा। कहने का मतलब ये है, पिछले साल को भूल जाते हैं कि पिछले साल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, फिर से आप एस्टिमेशन लगाए हर एक ऑपरेशन को देखते हुए, ऑपरेशनल एक्टिविटी को देखते हुए कि इस साल कितना खर्चा हो सकता है। ये थोड़ा देखो डिफिकल्ट तो होता है कि हर साल फिर से एस्टिमेशन लगाया जाए हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये अप्रोच फायदेमंद होती है। फायदेमंद कैसे होती है, हर साल हर एक एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस का पता लग जाता है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको फिर बाहर निकाला जा सकता है कि ये एक्टिविटी ऐसी है, इससे खर्चा हो रहा है बट वो खर्चा काम नहीं आ रहा है, इसलिए इस एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। तो जीरो बेस्ड जो बजटिंग अप्रोच होती है, इसमें बेकार वाली जो खर्चे वाली एक्टिविटीज होती हैं वो निकलती जाती हैं और जो एक्टिविटीज काम वाली होती हैं वो चलती रहती हैं। इससे बेकार का जो खर्चा है वो हर साल घटता रहता है। तो एयरलाइंस को भी अब जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। हर एक साल वो देखें उनके लिए कौन सी एक्टिविटीज काम की हैं, कौन सी नहीं काम की हैं। जो नहीं काम की हैं उन्हें बंद कर दीजिए, इससे वो अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अब हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन देखो एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो, जब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस किया तो हमने डिस्कस किया, सरकार ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो स्कोप है काफ़ी ज़्यादा है चाइल्ड की डेवलपमेंट में, क्योंकि 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो 6 साल की उम्र से पहले होता है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये स्कूल इंटीग्रेशन जो स्कूल एजुकेशन है उसका पार्ट पहले था ही नहीं, बट अब सरकार ने इसे चेंज कर दिया है। ये स्कूल एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट होगा। आंगनवाड़ीज में व्यवस्था की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा और आंगनवाड़ी टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो हो सके जिनकी एज 3 से लेकर 6 साल के बीच में है। इसके साथ साथ देखो और कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा की जा सकती हैं। देखो 3 से लेकर 6 साल की जो उम्र होती है इसमें बच्चे घर से भी बहुत कुछ सीखते हैं और इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। एक वीडियो पता नहीं आपने शायद देखी हो या फिर नहीं देखी हो, हॉस्पिटल का वो वीडियो है क्लिनिक का। क्लिनिक में एक छोटे बच्चे की वैक्सीनेशन हो रही है और वो बच्चा बहुत गालियां निकाल रहा है और जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के साथ वो काफ़ी शर्मिंदा हैं क्योंकि बहुत गंदी गंदी गालियां उस छोटे बच्चे के द्वारा निकाली जा रही थी, शायद 3 या 4 साल एज रही हो। तो अब देखो वो उस बच्चे ने गालियां कहीं से तो सीखी होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, सर्टेनली पेरेंट्स की आती है या फिर बच्चे के साथ जो दूसरे लोग रहते हैं उनकी होती होगी। उन्होंने तो उस बच्चे को गालियां सिखाई होगी ना, अदरवाइज उस बच्चे को क्या पता जब एकदम से दर्द हो, गुस्सा हो तो गालियां निकालते हैं। तो आर्टिकल का कहना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में पेरेंट्स का अच्छे ढंग से इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी है। और देखो अच्छी बात यह है हमारे देश में आज ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनमें एटलीस्ट फाउंडेशनल लिटरेसी तो है ही, मतलब वो टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उन्हें कर सकते हैं और यही सब चीज़ें तो बच्चों को सिखानी हैं इंक्लूडिंग वैल्यूज़ के साथ साथ। तो अब सरकार को एम अप्रोच पे फोकस करने की आवश्यकता है। एम में देखो 3 कंपोनेंट हैं, एस्पायरेशन, इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एस्पायरेशन की। देखो हमें पेरेंट्स को यह बताने की आवश्यकता है कि भैया 3 से लेकर 6 साल की जो एज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को सिखाइए इस एज में ना सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी के बारे में बल्कि वैल्यूज़ के बारे में भी, क्योंकि बच्चा इस एज के दौरान जो बच्चे की ब्रेन का डेवलपमेंट होगा ना वो आगे की दिशा और दशा तय करेगा। आमतौर पे होता क्या है, जिन पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो पेरेंट्स तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेज देते हैं, जबकि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं अपने बच्चों को जल्दी भेज देते हैं फर्स्ट क्लास में। अब देखो प्री स्कूल एजुकेशन हुई नहीं और जल्दी दाखिला करवा दिया गया पेरेंट्स के द्वारा बच्चों का फर्स्ट क्लास में,
तो फर्स्ट क्लास में बच्चा कुछ सीख ही नहीं सकेगा, क्योंकि बच्चे की जो नींव है वो तैयार नहीं हुई है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आगे की क्लासेस में जो कुछ बच्चे को सिखाया जाएगा वो ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं समझ में आएगा, लर्निंग आउटकम फिर खराब हो जाएगी। फिर वही सिचुएशन आ जाएगी जो प्रथम, जैसे जो एनजीओज हैं वो सर्वे करते हैं, वो बताते हैं अपने सर्वे में कि ज़्यादातर 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते। इसलिए सबसे पहले आप पेरेंट्स को बताओ कि इंपॉर्टेंस क्या है प्री स्कूल एजुकेशन की, और कैसे उनको बता सकते हैं, रोल मॉडलिंग से, मास मीडिया की सहायता से, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, ये सब लोग अगर जोर डालें, हाईलाइट करें प्री स्कूल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो पेरेंट्स को पता लग जाएगा। उसके बाद दूसरे कंपोनेंट पे फोकस करते हैं, इंफॉर्मेशन। चलो पेरेंट्स को पता तो लग गया कि इंपॉर्टेंस है, उसके बाद क्या? उसके बाद देखो, पेरेंट्स को आप इनफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो ऑनलाइन, जिसकी सहायता से वो बच्चों को सिखा सकें। और इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को देने की आवश्यकता है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लोकल लैंग्वेज में, जिसकी सहायता से पेरेंट्स डिजिटल माध्यम से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और बाद में वही इंफॉर्मेशन बच्चों को दें। कहने का सिंपल मतलब ये है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है पेरेंट्स, जिसकी सहायता से पेरेंट्स बच्चों को सिखा सकें। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, मोटिवेशन एंड मेजरमेंट। मोटिवेशन एंड मेजरमेंट में क्या है, पेरेंट्स को एक मोटिवेशन भी देने की आवश्यकता है। और ये कैसे आ सकता है? ये आ सकता है असेसमेंट और मेजरमेंट की सहायता से। जैसे देखो, आपने, पेरेंट्स ने अभी सिखाया नहीं है बच्चे को, पहले सिचुएशन ये थी, और अब पेरेंट्स के सिखाने के बाद बच्चा इस सिचुएशन पे आ गया है, मतलब लर्निंग आउटकम जो है वो इंप्रूव हो गई है बच्चे में। अगर ऐसा असेसमेंट पेरेंट को दिखता है तो पेरेंट्स बल्कि और भी ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा सीख रहा है, असेसमेंट से ऐसा पता लगा है। उनमें और भी ज्यादा मोटिवेशन आता है कि बच्चे को हमें और ज्यादा सिखाना है। तो इसलिए पेरेंट्स को एक मोटिवेशन देना जरूरी है। और ये मोटिवेशन कैसे दिया जा सकता है? बच्चे में लर्निंग आउटकम को एसेस करके कि बच्चे ने कितना सीखा है। अगर ये 3 चीजें सरकार के द्वारा अपनाई जाती हैं, एम अप्रोच को फॉलो किया जाता है, तो पेरेंट्स देखो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, और इसका फायदा बच्चों को होगा, देश को फायदा होगा। अगर देखो, ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश में इंप्रूव होगा, ज्यादा इनोवेशन आएगी। इसलिए ये अप्रोच सरकार को फॉलो करने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। 3 इश्यूज को आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।